हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूनिट के एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे यूनिट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। बट हमारा मेन फोकस क्वेश्चन काउंट पे नहीं रहेगा, बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर पाए। बिकॉज इफ वी नो द कॉन्सेप्ट देन वी कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारा मेजर फोकस आज की इस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो मेजर एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, स्टेट का जो पेपर 2 का एडमिट कार्ड है वो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। तो इन केस अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप अपना एडमिट कार्ड बाय फिलिंग योर एप्लीकेशन आईडी आप अपना एडमिट कार्ड स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द कंप्यूटर नाउअडेज। तो अभी लाइक इन द मॉडर्न एरा जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो हमारे ऑप्शन से हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी इज माइक्रो आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, जिसमें इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था, जिसमें कि क्वेश्चन जो था वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से पूछा गया था कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, उस चीज की डेफिनेशन दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि ये कौन सा आर्किटेक्चर है। सो दैट टाइम द राइट आंसर वाज वॉन न्यूमन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम अभी मॉडर्न टाइम में जो हम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स यूज करते हैं उनमें कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्वर्ड, और ऑप्शन बी इज माइक्रो आर्किटेक्चर, एंड थर्ड ऑप्शन इज वॉन न्यूमन, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वॉन न्यूमन। अब आइए डिस्कस करते हैं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमन जो आर्किटेक्चर है उसमें डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा डेटा, एक होता है हमारा डेटा और दूसरा होता है हमारा प्रोग्राम, जिसे कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हो। तो जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उस हार्वर्ड आर्किटेक्चर में ये जो डेटा होता है, ये जो डेटा होता है इस डेटा को एक सेपरेट मेमोरी में रखा जाता है, और दूसरा जो हमारा ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को एक दूसरे सेपरेट मेमोरी में रखा जाता है। सो बेसिकली फॉर डेटा वी हैव अनदर मेमोरी, और फॉर प्रोग्राम टू स्टोर अ प्रोग्राम वी हैव अ सेपरेट मेमोरी। सो यहाँ पे डेटा के लिए एक अलग मेमोरी होती है और प्रोग्राम के लिए एक अलग मेमोरी होती है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास मेन मेमोरी होती है, और उसी मेन मेमोरी में डेटा भी अवेलेबल होता है, और दूसरी चीज प्रोग्राम भी अवेलेबल होती है। प्रोग्राम इज व्हाट, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और डेटा हमारा क्या होता है, डेटा जो है जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करते हो, जावा में प्रोग्राम करते हो, या किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम करते हो, तो वहां पे आप वेरिएबल्स बनाते होगे, लाइक इंट ए इक्वल्स टू 5, इंट बी इक्वल्स टू 6, और फिर आप अपना लॉजिक लिखते हो एडिशन का फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिखते हो कि ए प्लस बी। तो ये चीजें बेसिकली जो आप वेरिएबल बना रहे हो ये आपका होता है डेटा। और प्रोग्राम क्या होता है, तो जो आपने लॉजिक लिखा, लाइक इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 6, एंड देन आपने रिटर्न ए प्लस बी किया, तो ये चीज आपकी होती है प्रोग्रामिंग। लाइक आप कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हो कंप्यूटर को कि आपका ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, और फिर आप उसे ए प्लस बी करके रिटर्न करना है। तो ये चीजें हैं इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो, जो आप प्रोग्राम लिखते हो, और प्रोग्राम उसी इंस्ट्रक्शंस को लाइक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और फिर से आपका जो डेटा है वो एग्जीक्यूट होकर के आपका रिजल्ट बनता है। तो ये जो भी दोनों की दोनों चीजें हैं, एक डेटा और एक आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम दैट मीन्स की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों की दोनों चीजें एक ही मेमोरी में रखी जाती है, उससे हम बोलते हैं वॉन न्यूमन। सो when both the data and the program are kept in a same memory, then that architecture is known as von Neumann architecture. And when the data is kept in a separate memory and the program is kept in a different memory, then these architecture is known as Harvard architecture. So I'm hoping that this is clear. And nowadays the computers that we are using, that is based on the
वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. So option C is the correct answer. Next question is कि what does VLIW stands for? So VLIW stands for very long instruction word. So इसका बेसिकली जैसे कि आप कंप्यूटर से जो डेटा भेजते हो पेरिफेरल डिवाइसेस में, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बेसिकली पैरेलल वे में भी हो सकती है. जब आप इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो जिससे कि आपका कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो उसका परफॉर्मेंस है वो और भी फास्ट हो जाए, तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो पैरेलली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे जिससे कि हमारा कंप्यूटर की स्पीड और फास्ट हो जाएगी. तो उस केस में हम जो इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट कराते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट है वो यही होता है VLIW, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड. सो ये चीज है. अब वर्ड लेंथ का नाम आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर में. वर्ड लेंथ क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर एट अ यूनिट टाइम. सो किसी भी यूनिट टाइम में माइक्रो प्रोसेसर द्वारा जितने भी नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस किए जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड लेंथ. और वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को पैरेलली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हो, उसको गाइड करते हो, तो उस टाइम पे हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है. दैट मीन्स कि एक बार में हम दो दो तीन तीन जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कराना चाह रहे हैं. तो उस केस में जो वर्ड लेंथ होती है वो वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड होती है और उसी को हम VLIW भी बोलते हैं. So option D is the correct answer. Let's move on to the third question. कि in CISC architecture most of the complex instructions are stored in. So दो चीजें होती है, दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ये बेसिकली कंप्यूटर के ही एक तरीके से टाइप भी कई जगहों पे लिखा गया है. तो CISI स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. और एक होता है हमारा RISC. RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. सो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ही होता है और उसी सिंगल इंस्ट्रक्शन का हम मल्टीपल तरीकों में मल्टीपल पर्पजेस में यूज करते हैं. इसी वजह से वो सिंगल इंस्ट्रक्शन ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में कॉम्प्लेक्स जो भी हम इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं. और वहां पे जो हम एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं वो भी वाइड होता है, वो भी लार्ज रेंज का होता है. तो CISI में पूछा है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन व्हाट. सो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है CMOS, ऑप्शन बी इज डायोड, ऑप्शन सी इज रजिस्टर एंड ऑप्शन डी इज ट्रांजिस्टर्स. सो बेसिकली जो CISI है हमारा, CISE, वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में जो भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे ट्रांजिस्टर्स में स्टोर किए जाते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. और मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी भी बताता हूँ CISC और RISC में. सो इसमें बेसिकली जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आर्मी को आपने देखा होगा. आर्मी जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनमें या फिर नेवी में जो लोग होते हैं उनके पास एक नाइफ होती है, एक चाकू होता है. और वो चाकू से वो लोग कोई चीज को अगर काटना है तो उसमें भी उसका यूज करते हैं. उसी चाकू से वो लोग अगर स्क्रू ड्राइवर कोई नट को खोलना है उसमें भी वो उस चीज का यूज करते हैं. या फिर कोई चीज को कुक करना है, कुकिंग में भी उसी नाइफ का वो लोग यूज करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही नाइफ है उनके पास और उस नाइफ का वो यूज मल्टीपल पर्पजेस में कर रहे हैं. तो वो एग्जाम्पल होता है CISC का. उसमें क्या होता है कि एक ही नाइफ है बट उसका यूज हम मल्टीपल वेज में मल्टीपल पर्पजेस में यूज कर रहे हैं. इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है. बट अगर आप RISC के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जो हम अपने होम मेड में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कुकिंग के लिए एक अलग से हमारे पास चाकू होता है. अगर कोई नट को खोलना है या फिर उसको कसना है तो उसके लिए हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है. तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है किसी भी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. बट जो आर्मी वाले हैं, जो सोल्जर्स हैं हमारे, उनके पास एक ही टूल है और उसी से वो मल्टीपल चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं. तो जो एक ही चीज से मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं वो आता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट की कैटेगरी में. और जो अलग अलग चीजों को करने के लिए अलग अलग टूल्स है वो चीज आती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में, जहाँ पे सिंपल एड्रेसिंग मोड होगा. वो बेसिकली थोड़ा सा स्लो भी होता है. जो RISC होता है वो स्लो होता है और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है कंप्यूटर वो फास्ट होता है. तो ये चीज आपको
क्लियर होगी कि ऑप्शन डी, जहां पे ट्रांजिस्टर्स हम यूज करते हैं उन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स को स्टोर करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Fourth option is कि both the CISC and the RISC architecture have been developed to reduce what? So option A is cost, option B is time delay, option C is semantic gap, option D is all of these. So जैसा कि मैंने बताया कि CISC stands for complex instruction set computer, RISC stands for reduce instruction set computer. सो जो RISC है, RISC हमेशा जो सिंपल टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम RISC का यूज करते हैं। तो अगर हमें RISC से कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कराने होंगे तो उसके लिए हमारे को कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत होगी, और फिर उस एडिशनल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत जब पड़ेगी तो उन इंस्ट्रक्शंस को हमें स्टोर भी करना होगा, तो उसके लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो मेमोरी की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उससे हमें कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो कि RISC और CISC में डिफरेंस क्या है, ये भी आप यहाँ से लाइक फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि RISC जो है वो सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और जो CISC है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को, कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो RISC में अगर हम सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें कॉम्प्लेक्स टास्क पे स्विच करना है तो उस केस में हमें कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, और उन एडिशनल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, और फिर मेमोरी के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, हमें मेमोरी को खरीदना पड़ेगा, मेमोरी को परचेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से RISC के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों ही जो आर्किटेक्चर है, CISC और RISC, इन दोनों ही आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया था टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस टाइम डिले, टू रिड्यूस द सिमेंटिक गैप, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो इसको बेसिकली डेवलप किया गया था टू रिड्यूस द सिमेंटिक गैप। सिमेंटिक गैप क्या होता है, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देता हूँ। जैसे कि आपने नॉवेल पढ़ा होगा, कोई भी नॉवेल आप अपने लाइफ में पढ़े होगे, जैसे कि आप 9-10 में या फिर 11-12 में भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में आता होगा। तो उस केस में क्या होता है कि नॉवेल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, वो बेसिकली है फॉर एग्जांपल स्पेनिश लैंग्वेज में। तो अगर आप इंडियन हो तो आपको स्पेनिश, ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे कि आपको पूरा मन है कि आपको उस नॉवेल को पढ़ना ही है, तो आप क्या करोगे कि आप उसी सेम बुक की आप इंग्लिश वाली कॉपी खरीदोगे। जो लैंग्वेज, जो बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट की गई हो, वो नॉवेल को आप परचेस करोगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपको जो नॉवेल पढ़ना था वो तो स्पेनिश में लिखी गई थी, बट आपने एक ट्रांसलेटर की मदद ली, और उस ट्रांसलेटर की मदद से आपने इंग्लिश में उसे कन्वर्ट किया, और फिर आपने उसे यूज किया, आपने उसे पढ़ा। तो ये चीज होती है सिमेंटिक गैप। सिमेंटिक गैप का मतलब क्या है कि आप ट्रांसलेटर की मदद से, आप कंपाइलर की मदद से, आपको जो चीज नहीं आती थी, आपने उसे पहले अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और फिर उसे कंज्यूम किए। तो ये चीज होती है सिमेंटिक गैप। तो सिमेंटिक गैप जो है, जैसे कि पहले स्पेनिश था, अब वो इंग्लिश हो गया है, तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज, ब्रिज का काम कौन किया? ट्रांसलेटर किया, उन दोनों को जोड़ने का काम। वो क्योंकि जो स्पेनिश में लिखी गई जो स्टोरी होगी, वो सेम स्टोरी आपको इंग्लिश में भी चाहिए। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए, जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा, बट द डिफरेंस इज कि लैंग्वेज का डिफरेंस है। पहले वो स्पेनिश में था, अब वो इंग्लिश में हो गया है, बट मीनिंग सेम है। तो जहां पे मीनिंग सेम है बट ट्रांसलेटर की मदद से आपने एक ब्रिज बना दिया, और आप अब उसे कंज्यूम कर पा रहे हो, उस बुक को आप पढ़ पा रहे हो, तो ये चीज होती है सिमेंटिक गैप। तो इसी सिमेंटिक गैप को कम करने के लिए CISC और RISC का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिमेंटिक गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द कम्यूटेटिव लॉ। तो लास्ट ईयर फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन लॉ से पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये आप बुलियन अलजेब्रा या फिर बुलियन लॉज जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब क्वेश्चंस, ये जितने भी लॉज हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आपका डिमॉर्गन्स लॉ है, तो बेसिकली लास्ट ईयर एब्जॉर्प्शन लॉ और डिमॉर्गन लॉ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार अलग से पूछे जा सकते हैं। सो आप इन सब लॉज को एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव लॉ पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कम्यूटेटिव लॉ।
तो जब भी कम्यूटेटिव लॉ आए तो उस केस में आपको यहाँ पे देखना है कि ये कितने इनपुट्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, एक्स है और वाई है, और बीच में एक ऑपरेटर यूज किया गया है दैट इज प्लस। तो ये प्लस भी हो सकता है, दैट इज और गेट जिसे हम बोलते हैं। तो ये और गेट भी हो सकता है या फिर ये एंड गेट भी हो सकता है, जिसको कि हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है ये नहीं देखना है, आपको जस्ट यहाँ देखना है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं। तो यहाँ पे दो ही इनपुट है, एक्स है और वाई है, और अगर क्वेश्चन में कम्यूटेटिव लॉ पूछे तो एक्स और वाई जिसमें हो आप उसे टिक करिएगा। तो x plus y equals to y plus x is the correct statement that represents the commutative law। और मैं इन के आगे भी लिख देता हूं, जैसे कि जो मेरा फर्स्ट वाला जो है ये हमारा बेसिकली एसोसिएटिव लॉ है। ये जो है फर्स्ट वाला हमारा एसोसिएटिव लॉ है, और जो सेकंड वाला है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जांपल है। डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये एग्जांपल है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल हमारे पास लॉज हैं, तो आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू करके जाइएगा एग्जाम में, तो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि ये चीज क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव ऑन टू दिस सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टॉगल मोड अ जेके फ्लिप फ्लॉप हैज। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और फ्लिप फ्लॉप से भी पहले एक होता है लैच। तो फ्लिप फ्लॉप है, लैच है या फिर काउंटर है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट किसे बोलते हैं? तो सीक्वेंशियल सर्किट में जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट पे एज वेल एज जो इनपुट है उस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि sequential circuits are those circuits whose outputs depend on the input as well as the previous output। तो जिसका आउटपुट जो है वो इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। सो वैसे सर्किट्स को हम सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। और सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जांपल हैं जैसे कि लैच है हमारा, फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर्स हैं। तो ये जितने भी सर्किट्स हैं ये सारे के सारे सीक्वेंशियल सर्किट के कैटेगरी में लाई करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लैच क्या होता है? तो लैच बेसिकली जो है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी के हेल्प से हम लैच बनाते हैं। तो लैच जो है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। जितने भी हमारे सीक्वेंशियल सर्किट है उन सब में हम लैच का यूज करते ही करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप जो है, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारा, अगर हमें सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उस जगह पे हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। एंड वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट वन इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड वन इज जेके फ्लिप फ्लॉप, थर्ड वन इज डी फ्लिप फ्लॉप, एंड लास्ट वन इज टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कई जगह पे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल मोड किसे कहते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जे और के, तो जे और के जो है ये दो एंड होते हैं। और बेसिकली हम जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए या तो नैंड गेट का यूज करते हैं या फिर नॉर गेट का यूज करते हैं, बिकॉज नैंड गेट एंड नॉर गेट आर दी यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड गेट और नॉर गेट, लेट मी राइट दिस इन दी अपर केस, NAND gate and NOR gate are used to design the flip flip flops। सो NAND गेट और NOR गेट की हम हेल्प से फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं, बिकॉज NAND गेट एंड NOR गेट्स आर टर्म्ड एज द यूनिवर्सल गेट्स। सो जेके फ्लिप फ्लॉप में हम NAND गेट से भी उसे डिजाइन कर सकते हैं और NOR गेट से भी हम डिजाइन कर सकते हैं। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल मोड किसे बोला जाता है? सो सबसे जो ये क्वेश्चन जो है ये कई जगहों पे पूछा जा चुका है। तो टॉगल मोड जब जेके फ्लिप फ्लॉप में तब एक्टिव होता है जब जे की वैल्यू भी 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ के एंड जे बोथ आर इक्वल टू 1 देन द जेके फ्लिप फ्लॉप विल बी इन दी टॉगल मोड। तो जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 होती है, इन दैट केस द जेके फ्लिप फ्लॉप बिहेव्स लाइक अ टॉगल बिहेवियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको इसका डायग्राम देखना होगा तो आपको इसका डायग्राम इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे आपको जो एक एसआर लैच जो है, एसआर लैच तो सब में कॉमन होता है जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं। आप एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात कर लो या फिर आप जेके फ्लिप फ्लॉप की बात कर लो, तो उन सब में आपको एसआर लैच का एक बेसिक डायग्राम तो दिखेगा। उसके बाद से हम एक एसआर में, एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम ऐड क्या करते हैं, तो एक हमारा क्लॉक सिग्नल ऐड हो जाता है और दूसरा हमारा एक्स्ट्रा दो नैंड गेट यूज किए जाते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्लिप फ्लॉप में
हम एक क्लॉक सिग्नल एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि जब तक हमारा क्लॉक इनेबल नहीं होगा तब तक हमारा फ्लिप फ्लॉप में हम कोई भी इनपुट चेंज कर लें, वो कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आउटपुट हमारा चेंज नहीं होगा। सो सबसे पहले मेन चीज ये है कि हमारा क्लॉक जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्लॉक जो है वो ट्रिगर्ड होना चाहिए। उसी तभी जाकर के हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल मोड में रहेगा, या फिर सेट मोड में रहेगा, या फिर रीसेट मोड में रहेगा। तो आई एम होपिंग कि दिस इज क्लियर कि टॉगल मोड कब होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, व्हेन बोथ द वैल्यूज ऑफ जे एंड के आर इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ के मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ विच डायग्राम ऑर्गेनाइज्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो के मैप बेसिकली हम कब यूज करते हैं, तो जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम के मैप का यूज करते हैं। हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे कि अलजेब्रिक मेथड है, के मैप है, जिसकी हेल्प से हम अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो के मैप में हम क्या करते हैं कि जो भी हम स्क्वायर मैट्रिक्सेस बनाते हैं, तो वो बेसिकली वेन डायग्राम के सपोर्ट में होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question कि which of the given logic families provide the minimum power dissipation। So हमारा फर्स्ट है ऑप्शन ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इज टीटीएल, ऑप्शन सी इज सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एंड लास्ट ऑप्शन इज ईसीएल इमीटर कपल्ड लॉजिक। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी लॉजिक फैमिलीज में सबसे कम पावर डिसिपेशन किस में होता है। सो अगर आप देखोगे तो एक मैं चार्ट बना देता हूं यहाँ पे, जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट मी सेलेक्ट दिस। सो सबसे पहले होता है टीटीएल। टीटीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। सो टीटीएल है। नेक्स्ट है हमारा ईसीएल। ईसीएल स्टैंड्स फॉर इमीटर कपल्ड लॉजिक, एंड नेक्स्ट वन इज सीमोस। तो इन तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम पावर डिसिपेशन किसमें है, किसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, उसके बाद से नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज मार्जिन किसकी सबसे अच्छी है, किसकी सबसे ज्यादा है। तो ये तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ईसीएल की बात करेंगे। सो ईसीएल में सबसे फास्टर जो है, इन तीनों ही लॉजिक फैमिलीज में सबसे फास्टर ईसीएल होता है, इमीटर कपल्ड लॉजिक, और ये नॉन सेचुरेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सबसे फास्टर है। उसके बाद से अगर हम नॉइज मार्जिन की बात करें, तो नॉइज मार्जिन भी यहाँ पे एक गुड अमाउंट की नॉइज मार्जिन भी होती है। बट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सीलेंट नॉइज मार्जिन या फिर सबसे मैक्सिमम नॉइज मार्जिन किसकी होती है। तो नॉइज मार्जिन या फिर नॉइज इम्यूनिटी भी बोला जाता है कई जगहों पे। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा कि पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन भी अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में पावर कंजम्पशन होता है। पावर कन कंजम्पशन कंजम्पशन, ठीक है। तो ये चीज आप टेबल आपको याद रखना होगा। और उसके बाद से हम आ जाते हैं टीटीएल पे। तो टीटीएल जो है, टीटीएल का जो स्पीड है वो मॉडरेट होता है, ये ज्यादा स्पीड इसकी नहीं होती। और यहाँ पे जो नॉइज मार्जिन है ये भी लाइक जो मॉडरेट जो चीज है, लाइक एवरेज ही होती है। जो नॉइज मार्जिन है वो भी यहाँ पे मॉडरेट नॉइज मार्जिन ही होती है, मॉडरेट नॉइज। और जो पावर कंजम्पशन है वो पावर कंजम्पशन ईसीएल के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है वो लाइक हाई, या फिर हाई नहीं, लार्ज लिखते हैं। लार्ज 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 पावर, लार्ज पावर, ठीक है। और सीमोस की अगर हम बात करें, तो सीमोस में जो है सबसे कम जो पावर है, सबसे कम जो पावर है, लेस पावर, वो सबसे कम पावर जो है वो सीमोस में ही होता है। तो सीमोस में ऑलमोस्ट जीरो के बराबर पावर होती है। और उसके बाद से अगर हम नॉइज मार्जिन की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो नॉइज मार्जिन है वो आपकी सीमोस में ही पाई जाती है। और इसी वजह से इसको जो है हम स्विचिंग के लिए भी, स्विचिंग पर्पज में भी यूज करते हैं। तो एक्सीलेंट नॉइज मार्जिन होती है। और अगर हम स्पीड की, परफॉर्मेंस की बात करें, तो परफॉर्मेंस जो है वो ईसीएल से कम ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम लिखते हैं गुड स्पीड,
ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट आपको याद रखना होगा। सीमोस में जो है सबसे कम पावर डिसिपेशन होता है, और जो सीमोस है उसमें नॉइज इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है, और सीमोस का स्पीड जो है वो ईसीएल के कंपैरेटिवली कम होता है। अगर फास्टर पूछिए सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है इन सभी सीमोस फैमिलीज में से, तो इन दैट केस ईसीएल विल बी द करेक्ट आंसर। बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम पावर डेसिपेशन, सो इन दैट केस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि अ रजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और जो रजिस्टर्स है वो रजिस्टर्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को जब हम क्लब करते हैं तो वो हमारा रजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो हमारा रजिस्टर होता है, और उसका यूज हम करते हैं बाइनरीज इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग अ राइट ऑपरेशन इफ द रिक्वायर्ड ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन द कैश देन द डैश ऑकर। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज आप राइट करने वाले हो, और आपके जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी जो है वो हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी दोनों के बीच में होती है। तो कैश मेमोरी जो है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, लाइक मेन मेमोरी से फास्टेस्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी से और ज्यादा फास्ट होती है। तो कैश मेमोरी में अगर कोई ब्लॉक अवेलेबल नहीं है जिसकी सीपीयू ने डिमांड की है, तो कैश मेमोरी में अगर वो ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, मिस होता है। तो उसमें राइट मिस होगा। अगर आपको राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो राइट मिस हो जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मिस ऑकर्स। सो इफ अ रिक्वायर्ड ब्लॉक, or if a block that is demanded by the CPU and that is not present in the cache memory, then the right miss will occur. So option A is the correct answer. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is कि in order to read multiple bytes of a row at the same time we make use of dash. So for example, जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर कोई सेंटेंस टाइप करते हैं, तो वहां पे मल्टीपल बाइट्स जो हैं, उन मल्टीपल बाइट्स को हमें रीड करना है एट द सेम टाइम। तो उसमें हम कौन सा सर्किट का यूज करते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी एक्सटेंशन, ऑप्शन बी इज कैश, ऑप्शन सी इज लैच, एंड लास्ट ऑप्शन इज शिफ्ट रजिस्टर। सो इस केस में हम लैच का यूज करते हैं कि लैच की मदद से जितने भी उस रो में जितने भी बाइट्स लिखे गए हैं उन सभी बाइट्स को अगर हमें एट द सेम टाइम रीड करना है, तो वहां पे हम लैच सीक्वेंशियल सर्किट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी इज नोन एज। सो मेन मेमोरी जो एड्रेस जनरेट करती है, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो सीपीयू है हमारा, सीपीयू अगर किसी कोई भी फाइल को अगर एक्सेस करना है, तो वो क्या करता है कि वो एड्रेस बस की मदद से एक जनरेट करता है एड्रेस, और वही जनरेटेड एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पे डाल दी जाती है, और फिर वो एड्रेस बस जो है मेमोरी तक जाता है उस एड्रेस को लेकर के, और फिर वो मेमोरी में, मेन मेमोरी में उस एड्रेस पे जाके चेक किया जाता है कि यहाँ पे कौन सा डेटा अवेलेबल है, और फिर उस डेटा को उठा करके डेटा बस पे डाल दिया जाता है। तो जो एड्रेस स्टार्टिंग में सीपीयू ने जनरेट किया, तो जो द एड्रेस विच इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, ठीक है, तो उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। तो जो भी मेन मेमोरी का एड्रेस है वो हमारा होता है फिजिकल एड्रेस, और जो सीपीयू जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। तो जो मेन मेमोरी का एड्रेस है उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और मेन मेमोरी का जो एड्रेस होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। Let's move on to the next question कि which of the following registers can interact with the secondary storage? So secondary storage से इनमें से कौन सा registers interact करता है? तो we have four registers. First one is PC, program counter. प्रोग्राम काउंटर में जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस रखा जाता है। देन हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर, एंड लास्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो सेकेंडरी स्टोरेज दैट मीन्स कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उससे इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा रजिस्टर्स अवेलेबल होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द परफॉर्मेंस ऑफ द कैश मेमोरी इज मेजर्ड। सो इनमें से कौन से से टर्म की हेल्प से हम कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चैट रेशियो, ऑप्शन बी इज हिट रेशियो,
ऑप्शन सी इज कॉपी रेशियो, ऑप्शन डी इज डेटा रेशियो। तो बेसिकली हम कैश मेमोरी का यूज कब करते हैं? तो जैसे कि हम कैश मेमोरी में वैसे फाइल्स को रखते हैं जो सीपीयू रेगुलर बेसिस पे जिसका डिमांड करता है, क्योंकि हम हमारा जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड इन साइज है। तो हम जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का और डिमांड पेजिंग का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इनसे मिलते जुलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा मेन मेमोरी है वो लिमिटेड इन साइज है, और कैश मेमोरी और जो कैश मेमोरी है वो हमारा मेन मेमोरी और सीपीयू दोनों के बीच में होती है। तो हम हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू का जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए जो भी सीपीयू रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जो फाइल की डिमांड करता है, हम उस फाइल को कैश मेमोरी में ही रिजर्व करके रख देते हैं। जिससे क्या होगा कि सीपीयू का जो टाइम सर्च करने में मेन मेमोरी से लग रहा था वो अब डायरेक्ट कैश मेमोरी से ही मिल जाएगा उसे। तो वो जो टाइम है, टाइम गैप है वो कम होगा। उससे क्या होगी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। इसी वजह से हम उस फाइल को, जो फाइल सीपीयू रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली डिमांड कर रहा है, वैसे फाइल को हम कैश मेमोरी में ही रख देते हैं। जिससे कि हमारा जो सीपीयू का जो प्रोसेसर का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो, वो और फास्ट बने। तो उस केस में हम उस फाइल को कैश मेमोरी में ही पुट कर देते हैं। तो इसमें पूछा है कि कैश मेमोरी के परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो हमारा कौन सा टर्म इनमें से करेक्ट है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज हिट रेशियो। हिट रेशियो का मतलब क्या होता है? हिट और मिस दो वर्ड होते हैं। जैसे कि ऊपर अभी आपने मिस देखा था, यहाँ पे राइट मिस देखा था। तो राइट मिस और एक मिस होता है और एक हिट होता है। तो मिस कब होता है? जब वो अवेलेबल नहीं है। जब जहां पे भी आप सर्च कर रहे हो अगर वो वहां अवेलेबल नहीं है तो वो मिस है। आप बोलते हो ना कि मिस्ड कॉल, तो जो कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जो अवेलेबल अब नहीं है, तो वो मिस्ड है, वो चला जा चुका है। तो मिस्ड मतलब जो अवेलेबल नहीं है, और हिट मतलब जो हिट हो चुका है, जो चीज टकरा चुकी है, दैट मीन्स कि जो चीज अवेलेबल है। तो आपको इस तरीके से कोरिलेट करना पड़ेगा। तो हिट रेशियो दैट मीन्स कि जो कैश मेमोरी में अवेलेबल है। तो कैश मेमोरी में अवेलेबल जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी उतनी परफॉर्मेंस हमारी बढ़ेगी। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हिट रेशियो जो है वो करेक्ट टर्म है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर, डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर्स डेटा। First option is directly between memory and registers. Option B is directly between IO module and main memory. Option C is directly from memory to CPU. And last option is none of these. तो ये भी क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मिलता जुलता है। तो डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज होगी जो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगी। तो डीएमए ट्रांसफर में क्या होता है कि जो डीएमए कंट्रोलर होता है, डीएमए कंट्रोलर आप बोल सकते हो जैसे कि एक कंपनी में एक मैनेजर होता है और उस मैनेजर का कोई एक सेक्रेटरी होता है जो उसका लाइक कोई भी मैसेज है अगर उससे की टीम तक पहुंचानी है, तो जो मैनेजर है वो जस्ट अपने उस पर्सन, उस सेक्रेटरी को बोल देगा और वो सेक्रेटरी पूरे टीम में उस बात को लाइक कन्वे कर देगा। तो ये होता है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए जो है वो आपका सीपीयू की तरह होता है और डीएमए कंट्रोलर जो होता है वही सेक्रेटरी का काम करता है, जो कि डेटा को पूरे के पूरे टीम में स्प्रेड करने का काम करता है, कन्वे करने का काम करता है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो। तो रेस्टोरेंट के मालिक हो आप, तो आप जितने भी बिलिंग है, जितने भी पेमेंट है, वो सब आप हैंडल कर रहे हो। और जो भी आपके रेस्टोरेंट में जो भी लाइक कस्टमर विजिट करेगा, तो वो उसको एक टेबल पे लेके जाके बैठाना, या फिर वो उसको जो फूड मेन्यू का जो कार्ड होता है वो उसके टेबल पे लेके देना, या फिर जो उसने फिर बुकिंग की वो फिर आप किचन में जाकर के जो आपके कुकिंग स्टाफ हैं, शेफ हैं, उनको आप जाके बोलना। तो ये जितने भी काम हैं ये आप अपने रेस्टोरेंट्स में वेटर को रखते हो। तो वेटर क्या करते हैं कि उन कस्टमर्स के टेबल पे जाकर के उनको फूड कार्ट की मेन्यू देना, फिर वो उसमें से सेलेक्ट करते हैं, फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उस उनके ऑर्डर को फिर वो वेटर ले जाके किचन में कन्वे करेगा कि ये चीज ऑर्डर है, इस चीज को प्रिपेयर करो, इस चीज को कुक करो। और फिर जैसे ही वो कुक हो जाएगी तो वो किचन से वापस लेके टेबल पे लाके देना। तो ये काम जो है ये वेटर करता है। इसमें जो मालिक है, जो रेस्टोरेंट का मालिक है, वो बार बार इस चीज को नहीं करेगा। तो यही मालिक जो है ये सीपीयू होता है, और जो वेटर होता है ये आपका डीएमए कंट्रोलर होता है। तो डीएमए कंट्रोलर का काम यही है कि सीपीयू जो है वो अपना काम कर रहा है वो करने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है।
बट जो कस्टमर की जो रेगुलर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करना, फिर ऑर्डर जैसे ही बन के तैयार हो गया तो उसके टेबल पे लाके देना, तो ये सब काम डीएमए कंट्रोलर करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर्स की सेंस में देखें, तो डीएमए सीपीयू के बराबर है, और डीएमए कंट्रोलर एक तरीके से आप कह लो कि एक एजेंट होता है, जो कि डेटा को आईओ मॉड्यूल से फेरिफेरल डिवाइस से मेन मेमोरी तक डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आईओ मॉड्यूल आप समझ लो कि आपका जो किचन है, और किचन से आप डेटा जो है, जो आपका फूड है, वो आप कहाँ पे भेज रहे हो, मेन मेमोरी में भेज रहे हो, यानी कि जो कस्टमर आया है आप उसके टेबल पे भेज रहे हो। तो डेटा को किचन से जो वो कस्टमर है उसके टेबल तक लाने का काम कौन कर रहा है, डीएमए कंट्रोलर कर रहा है। तो डीएमए कंट्रोलर का काम यही है कि जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी किचन है, उस किचन से फूड को आप टेबल पे सर्व कर रहे हो, तो ये काम ही डीएमए कंट्रोलर का होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि फ्रेंड्स की ये जो रियल वर्ल्ड एनालॉजी है, इससे चीजें आपको ज्यादा देर तक आपके दिमाग में टिकेंगी, और ये एक अच्छा तरीका भी है चीजों को समझने का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन इंस्ट्रक्शन द ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड बाय ए बाइनरी कोड नोन एज। सो जैसे कि ये क्वेश्चन आपका एड्रेसिंग मोड से है, तो एड्रेसिंग मोड में दो चीजें होती है। पहली चीज होती है ऑपरेंड। एड्रेसिंग मोड में दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑप कोड, और दूसरा चीज होता है आपका ऑपरेंड। ये होता है आपका ऑपरेंड, और ये होता है आपका ऑप कोड। तो बेसिकली ऑपकोड जो है, ऑपकोड ये चीज सिग्निफाई करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। जैसे कि आपने मूव कमांड का नाम सुना होगा। मूव जो है, एमओवी जो है, वो हमारा एक तरीके का ऑप कोड है। ऑप कोड दैट मीन्स कि ऑपरेशन कोड, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका ये कोड होता है। तो मूव ए कॉमा बी दैट मीन्स कि जो बी का डेटा है, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो ए रजिस्टर में, सॉरी। तो मूव ए कॉमा बी का मतलब कि जो बी का डेटा है वो आप रजिस्टर ए में ट्रांसफर कर रहे हो। उसी तरीके से ऐड ए कॉमा बी, तो जो ऐड ए कॉमा बी का मतलब है कि ए प्लस बी को का जो रिजल्ट है वो आप ए रजिस्टर में स्टोर कर रहे हो। तो ये काम जो है एड्रेसिंग मोड का होता है। एड्रेसिंग मोड बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि इम्प्लाइड है, आपका इमीडिएट है, उसके बाद आपका रजिस्टर है, इनडायरेक्ट मोड है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड वी हैव। इस क्वेश्चन में पूछा है कि द ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड बाय ए बाइनरी कोड। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये चीज कौन बताता है, तो ऑप कोड बताता है। जैसे कि अगर आपको एडिशन करना है तो आप ए डबल डी एड ए कॉमा बी लिखते हो। लेट मी राइट दिस डाउन। जैसे कि ए डबल डी ए कॉमा बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो भी रिजल्ट है, जो भी ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा, जो भी ए प्लस बी का रिजल्ट होगा वो किस में आके स्टोर होगा, वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो जो भी ए प्लस बी का रिजल्ट होगा, दैट विल स्टोर इनसाइड द रजिस्टर ए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि एड ए कॉमा बी दैट मीन्स कि ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा वो हम ए में स्टोर करेंगे। तो ये एड जो है, ये हमारा ऑपकोड होता है, और ए कॉमा बी जो है ये हमारे रजिस्टर्स होते हैं, ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डॉट मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। सो डॉट मैट्रिक्स जो है, या फिर आपका डेजी विल है, या फिर आपका लाइन प्रिंटर है, तो ये जितने भी प्रिंटर्स हैं, ये सब के सब प्रिंटर्स के टाइप हैं, और ये प्रिंटर्स में भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स इन्हें कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स का मतलब क्या है, कि प्रिंटर्स मतलब कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी कैरेक्टर्स है, उसको पेपर पे प्रिंट करना। तो पेपर पे टेक्स्ट को प्रिंट करने का काम ही प्रिंटर करता है। अब उसमें एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, कि जिसमें कि जो पेपर है और जो टेक्स्ट होता है, बेसिकली जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक इंक रिबन होता है। इंक रिबन की मदद से ही हम उस इंक रिबन को पेपर पे चिपकाते हैं। पेपर पे चिपकाने के बाद से क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो उस पेपर पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि आपने मोहर मोहर बोलते हैं ना, मोहर। तो वो मोहर, जैसे ही हम मोहर पे कुछ लिखा होता है और उस मोहर को उठा करके हम अपने पेपर पे डालते हैं, तो वो हमारे पेपर पे छप जाता है। तो इसी तरीके से एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पेपर है और जो हमारे इंक रिबन है, उन दोनों के बीच में फिजिकली टच होता है। फिजिकली
आपस में वो कनेक्ट होते हैं, उसके बाद से हमारा टेक्स्ट जो है वो पेपर पे प्रिंट हो पाता है। तो ये एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। डेजी व्हील हो गया आपका, लाइन प्रिंटर हो गया, ये सब के सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? और हाँ, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है, चूंकि यहाँ पे फिजिकली आपस में इंक रिबन और पेपर कनेक्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जहां पे कि कोई इम्पैक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि जो पेपर है और जो टेक्स्ट और कैरेक्टर्स का जो इंक रिबन था, वो आपस में फिजिकली टच नहीं होते हैं। इसी वजह से ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और इसके एग्जांपल हैं जैसे कि आपका थर्मल प्रिंटर है, या फिर आपका इंक जेट प्रिंटर है, या फिर आपका लेजर प्रिंटर है। तो वो सारे के सारे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स, इस पीडीएफ, ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड द टेलीग्राम लिंक का जो चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो बेसिकली आपको चैनल के या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम चैनल, सो डू जॉइन इट, एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द पीडीएफ ओवर देयर। सो आपको ये इसकी चीज की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। Let's move on to the next question कि which of the following is used to overcome the difference in the data transfer speed of various devices? सो जैसे कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, और उनके बीच में जब हम डेटा भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी लेटेंसी हो जाती है, कभी कभी डिले हो जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कौन सा लाइक सर्किट का यूज़ करते हैं? सो हमारा फर्स्ट है स्पीड इन्हांसिंग सर्किट, ऑप्शन बी इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑप्शन बी इज बफर रजिस्टर, एंड लास्ट ऑप्शन इज ब्रिज सर्किट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रिज, सॉरी, दैट इज बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर में क्या होता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, और उसमें हम लाइक अगर हमारे पास कंजेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उस बफर रजिस्टर में उस डेटा को सेव कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो, और हम अपने स्पीड को मेंटेन कर पाएं। तो उसलिए हम बफर रजिस्टर का यूज करते हैं। और ये कब होता है? जब हम पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर्स में डेटा को ट्रांसफर या फिर सेंडिंग और रिसीविंग कर रहे होते हैं तब। तो बफर रजिस्टर इज यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन द डेटा ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ बस यूज टू कनेक्ट टू मॉनिटर दी बस यूज टू कनेक्ट दी मॉनिटर टू द सीपीयू प्रोसेसर इज। तो कौन सा ऐसा बस है जो कि हमारे मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो उस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने का काम करता है? सो मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने का काम जो है वो हमारा बस करता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। So small computer system interface is the bus that is used to connect the monitor with the CPU processor. So option B is the correct answer. Next question is कि a group of signals that is used to transmit data in the parallel form from one part of the computer to the another computer. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को हमें पैरेलली भेजना है, तो हम कौन सा बस का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन में ही डेटा दे चुका है। तो डेटा से आप आइडिया लगा लोगे कि डेटा इज यूज्ड है, डेटा है तो डेटा बस होगा। सो दैट इज ट्रू। डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन अ पैरेलल मैनर। सो डेटा बस का यूज हम करते हैं टू ट्रांसमिट डेटा। और इसके साथ साथ इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि डेटा बस जो है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा बस जो है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, और जो कंट्रोल बस है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो हमारा एड्रेस बस है वो भी हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है, या फिर विच अमंग द फॉलोइंग बसेस आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो उस केस में आपको कंट्रोल बस भी दे देगा, एड्रेस बस भी दे देगा, बोथ ए एंड बी भी दे देगा, और नॉन ऑफ दीज भी दे देगा। तो उस केस में आपको बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई एम होप कि जितने भी आज कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। अगर फिर भी समझ में ना आए, तो प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड वी विल रीच आउट टू यू। एंड अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दी